Auxiliary verb, have we finished the all the parts for auxiliary verb? Auxiliary verb का आपका प्राइमरी वाला पढ़ रहे थे, हाँ, तो ये वाले सारे Yes, पार्ट्स हमने ये पढ़ लिया था। कोएटिक वर्ब हो गया था, इनकोएटिक वर्ब ये नहीं हुआ था मैम। ये नहीं हुआ था। ओके, तो यहाँ तक हो गया होगा। 1 प्रिंसिपल वर्ब प्लस 2 ऑक्सिलरी वर्ब। यस मैम। ओके, तो अभी तक कोई डाउट नहीं है इसमें? 1 प्रिंसिपल वर्ब और 2 ऑक्सिलरी वर्ब या अदर कोई? नो मैम। चलिए ठीक है, तो इनकोएटिक वर्ब पढ़ लेते हैं। इनकोएटिक वर्ब आर दोज वर्ड्स which have the sentence जो है उसमें that contains a certain condition of change, ठीक है? उस sentence में जो meaning होगा sentence का, it contains a specific amount of change. It might be beginning of the change, like I'm जैसे अगर मैं कहूँ कि I am starting the class, ठीक है? आई एम स्टार्टिंग टू टीच यू, ठीक है? जो भी आई एम बिगिनिंग समथिंग, ठीक है? कोई एक चेंज हो रहा है जहाँ का बिगनिंग स्टेज है इसका, ठीक है? या फिर डेवलपमेंट स्टेज। डेवलपमेंट स्टेज कैसे होगा? जैसे आई एम गेटिंग रेडी टू गो आउट, मतलब मैं तैयार हो रही हूँ, ठीक है? इट इज इन अ प्रोग्रेस स्टेट, लाइक कंटिन्यूअस स्टेट में है कि मैं तैयार हो रही हूँ, ठीक है? तो डेवलपिंग स्टेज में हो सकता है या फाइनल स्टेज में, ठीक है? आई हैव चेंज द कलर ऑफ माई हेयर, दैट मीन्स ऑलरेडी जो फाइनल स्टेज है वो हो चुका है चेंज का, एंड आई हैव ऑलरेडी चेंज द कलर ऑफ माई हेयर, ठीक है? तो 3 स्टेज का आपका जो चेंज है, ठीक है? बिगनिंग, डेवलपिंग और फाइनल स्टेज। any changes that you can find in this particular types, जो भी ये सेंटेंस में कन्वे करेगा मीनिंग, जिस भी टाइप का चेंज हो रहा है, जो वर्ब उस सेंटेंस में प्रेजेंट होगा वो आपका इनकोहेटिव वर्ब होगा। फॉर एग्जाम्पल, my father is getting weaker, that means it is in a progress state, that means it is a developing stage में है कि वो कमजोर होते जा रहे हैं, राइट? he is getting weaker, दैट मीन्स ये कंटिन्यूस या डेवलपिंग स्टेज में है जहाँ चेंज होते जा रहा है, ठीक है? he has became the richest man in town, दैट मीन्स जो है ये चेंज जो है ये फाइनल स्टेज तक पहुंच गया है। he has become the richest man in the town, वो richest man बन चुका है, ओके? it is getting dark और it is growing dark भी हो सकता है, it is grammatically both sentences are correct। तो ये गेटिंग डार्क या ग्रोइंग डार्क मतलब क्या? डेवलपमेंट स्टेज पे है, ठीक है? इनिशियल स्टेज या बिगनिंग स्टेज पे मैंने आपको बताया कि आई एम स्टार्टिंग दी क्लास नाउ, ठीक है? और आई हैव बिगन दी क्लास नाउ, ठीक है? मैंने मतलब स्टार्ट कर दिया है, इट इज इन द बिगनिंग स्टेज, ठीक है? और यू कैन यूज द अबाउट स्टेटमेंट, ठीक है? आई एम अबाउट टू स्टार्ट द क्लास नाउ और आई एम अबाउट टू एंड द क्लास नाउ, ठीक है? इसमें कोई डाउट इनकोएटिक वर्ब में? नो मैम। ओके, सो इन्वर्जन्स क्या होते हैं? आपने अभी तक जितने स्टेटमेंट्स पढ़े वर्ब में या फिर किसी भी और अदर पार्ट ऑफ स्पीच जो मैंने अभी तक पढ़ा है, ठीक है? आपका स्टेटमेंट का या सेंटेंस का जो फॉर्मेट होता था वो क्या होता था? दैट यू जो बेसिक स्टेटमेंट था दैट इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है? बेसिक स्टेटमेंट जो बेसिक आपका फॉर्मेट होता था वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता था, राइट? एंड इफ देयर इज नो ऑब्जेक्ट देन ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा उसमें, ठीक है? एनीथिंग टू कंप्लीट द सेंटेंस। अब यहाँ पे देखिए इन्वर्जन में क्या होता है कि देयर इज द वर्ब कम्स फर्स्ट, ठीक है? वर्ब पहले आएगा, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, ठीक है? उसके बाद वट एवर पार्ट ऑफ स्पीच या उससे पहले भी कुछ आ सकता है पार्ट ऑफ स्पीच, बट सब्जेक्ट हमेशा आपका वर्ब के बाद रहेगा। अब इसमें 2 कंडीशन है जब ऑक्सिलरी वर्ब प्रेजेंट है, ठीक है? केस 1, व्हेन देयर इज एन ऑक्सिलरी वर्ब प्रेजेंट इन द सेंटेंस, तो जो फॉर्मेट रहेगा वो ये रहेगा कि ऑक्सिलरी वर्ब comes before your subject, that means your subject से पहले आपका auxiliary verb and subject के बाद आपका main verb। For example, never does he go to temple, ठीक है? does है आपका auxiliary verb, then comes your subject, he, go is your main verb, okay?
So this format, when your auxiliary verb is present in the sentence. Condition 1, when your auxiliary verb is present in the sentence, so auxiliary verb would come first, then your subject, then your main verb. Okay. So यहाँ पर देखिए इनके अलावा भी सेंटेंसेस के अदर कुछ पार्ट्स है टू कंप्लीट द सेंटेंस. ओके, बट दिस फॉर्मेट विल नेवर चेंज. ऑक्सिलरी वर्ब जो है इसके बीच में भी हो सकता है कि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद भी कुछ आ सकता है, अदर पार्ट आ सकते हैं, बट आपका ये जो फॉर्मेट है, पहले ऑक्सिलरी वर्ब, फिर उसके बाद मेन वर्ब, फिर उसके बाद आपका ऑक्सिलरी वर्ब के बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद मेन वर्ब. दिस फॉर्मेट विल नॉट चेंज. ओके. Next, if your auxiliary verb is not present in the sentence, okay, only main verb is present in the sentence. Without verb, there will be no sentence. So obviously, if there is no auxiliary verb, there is always a main verb in the sentence. Now, what do you do is, आपका main verb के बाद आपका subject आएगा, ठीक है? कहीं भी सेंटेंस में हो, अगर मान लीजिए यहाँ नहीं लग रहा है, यहाँ लग रहा है आपका वर्ब, यहाँ लग रहा है आपका वर्ब, wherever your main verb is, the subject will always come after the main verb. ठीक है, immediately नहीं है, कोई बात नहीं, इसके बीच में भी कुछ हो सकता है, doesn't matter, but it will always be placed after the main verb. Okay. Round the corner went Jack. This is your main verb, this is your subject. कोई डाउट इसमें? Is there any doubt in this? No, ma'am. No, ma'am. Okay. Then moving on, when to use inversion, मतलब कहाँ sentence में आपको पता रहेगा how to find out if the sentence is in there is an inversion of verb in the sentence or not. ठीक है, तो कैसे find out करेंगे? These words, if these words are present in the starting of your sentence, okay, hardly, rarely, scarcely, seldom, never, little, these words जो हैं अगर ये सेंटेंस के आपके स्टार्टिंग में प्रेजेंट है, बिगिनिंग में प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली आपका सेंटेंस जो है वो इसी फॉर्मेट में रहेगा. ये यहाँ पे नेवर लग रहा है ना, इसी फॉर्मेट पे आपका सेंटेंस रहेगा. कैसे रहेगा? कि इट will have an auxiliary verb, okay, then it will have what? Subject, then after that main verb. Any doubt in that? इसका example देख लें आप. Hardly does she go to church. It is a similar example. Never वाला जो example था similar example है. Or scarcely ever did they manage to meet the deadline. Again here you can see that यहाँ पर auxiliary verb, subject and main verb ये सारे साथ में थे, ठीक है, and they are continuous present in the sentence, no breakage in that. but यहाँ पर आपका क्या है, sentence के बीच में आपका present है. Scarcely ever did they manage to meet the deadline. Now scarcely ever did is your auxiliary verb, ठीक है. they is what? Your subject. manage to meet is your main verb to deadline. Sorry, the deadline. Okay. यहाँ पर आपका बीच में देखिए आप, यहाँ पर कुछ ना कुछ आ रहा है, but that doesn't change the format. Okay. ये जो format है आपका, ये जो फॉर्मेट है आपका, ठीक है, इसके बीच में कुछ भी आ जाए, बट ये जो फॉर्मेट है, मेन वर्ब, सब्जेक्ट एंड ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, दिस फॉर्मेट विल नॉट चेंज. ओके. इसमें कोई डाउट? इज देयर एनी डाउट? सनी, रुचि, नेहा, इज देयर एनी डाउट? No, ma'am. मैम एक बार और समझा दीजिए मैम. ये वाला? यस मैम. देखिए इसमें क्या है कि आपका कोई भी जो वर्ड है, ठीक है, ये सारे जो वर्ड मैंने यहाँ बताए हुए हैं, हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, इनसे जो वर्ड स्टार्ट, इससे जो सेंटेंस स्टार्ट होंगे, ठीक है, ये सारे सेंटेंस में हमेशा यही फॉर्मेट रहेगा कि आपका ये स्टार्ट तो होंगे इनसे, ठीक है, फिर उसके बाद आपका
ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, यहाँ पे डज आ रहा है, यहाँ पे डिड आ रहा है, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका व्हाट ये मेन वर्ब आएगा। यहाँ पर बीच में कुछ भी हो सकता है, बट ये फॉर्मेट जो है, ठीक है, ऑक्सिलरी प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, दिस विल नॉट चेंज, ठीक है। Auxiliary verb will always be present before your subject, and after the subject your main verb will be present, ठीक है। एंड ये इन्वर्जन इसीलिए कहते हैं बिकॉज दिस वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब इज प्रेजेंट बिफोर योर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के पहले कुछ वर्ब आ रहा है, ठीक है, भले ही वो ऑक्सिलरी वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब जो आप कहते हैं, बट स्टिल देयर इज अ वर्ब प्रेजेंट बिफोर योर सब्जेक्ट, इसीलिए इसको इन्वर्जन ऑफ वर्ब कहते हैं, ठीक है। अभी समझ में आया सनी? Yes, ma'am. ओके, देन मूविंग ऑन, नेक्स्ट इज दिस फॉर्मेट, ठीक है। इस फॉर्मेट पे जो सेंटेंसेस रहते हैं, नॉट ओनली डैश बट ऑल्सो, ठीक है। नाउ दिस फॉर्मेट इज यूज्ड व्हेन यू आर डूइंग मोर देन वन वर्क, ओके। मोर देन वन वर्क अगर हो रहा है, आपके द्वारा किया जा रहा है, या मान लीजिए आपने किया है एंड समवन एल्स इज टेलिंग योर सीनियर और मे बी योर अथॉरिटी टू कि ये काम इसने ये भी काम किया है, वो भी काम किया है, ठीक है। when you're explaining that either you are doing two works simultaneously or you have done two works in a day or you can say in some time period, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है, not only did she watch TV but she also cooked meal, मतलब उसने सिर्फ टीवी ही नहीं देखा है, उसने खाना भी पकाया है, ठीक है। इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस और यू आर नॉट एबल टू करेक्ट द टाइम ड्यूरेशन, आप ये सेंटेंस भी ले सकते हैं। आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल, दैट इज लाइक इफ यू से कि मान लीजिए कोई बच्चा है जो कहता है कि वो पढ़ाई भी कर रहा है साथ साथ इंटर्नशिप भी कर रहा है, राइट। तो दोनों साथ में कैसे होगा, that not only am I studying the BBM class, I'm also doing my internship in this company, ठीक है। So you are doing more than one thing, ठीक है। either you can say simultaneously, simultaneously का मतलब ये नहीं कि आप दोनों चीजें साथ में कर रहे हो, मतलब एक ही टाइम पे दोनों चीजें कर रहे हो, मतलब एक दिन में या फिर एक ईयर में आपने वो पढ़ाई भी की 2 साल में कंप्लीट और 2 साल इंटर्नशिप भी किया, दैट काइंड ऑफ साथ में करना, मतलब वो हुआ, ठीक है, कि आप पढ़ाई के साथ में कुछ काम कर रहे हो या फिर काम के साथ पढ़ाई कर रहे हो, समथिंग लाइक दैट, ओके। एनी डाउट इन दिस फॉर्मेट? इस फॉर्मेट में कोई डाउट है किसी को? No, ma'am. हाँ, तो यहाँ पे भी देखिएगा आपका डिड जो है ऑक्सिलरी वर्ब है, ये पहले आ रहा है, शी सब्जेक्ट है आपका, फिर उसके बाद वॉच्ड है एंड कुक्ड है, देयर आर टू मेन वर्ब, राइट, क्योंकि उसने 2 काम किए हैं, दैट मीन्स देयर शुड बी 2 वर्ब्स। तो वॉच्ड और वॉच और कुक्ड जो है 2 है, एंड बिकॉज सेम सब्जेक्ट हैज डन बोथ द वर्क्स, यू आर यूजिंग सेम बट या ऑल्सो लगाकर या एंड लगाकर आप बोथ वर्ब को साथ में ज्वाइन कर रहे हैं, ओके। एनी डाउट इन दिस? कोई डाउट है इसमें और शुड बी मूव ऑन? बच्चे, इसमें कोई डाउट है, आगे बढ़े? नो मैम, Yes, ma'am. कोई डाउट Yes, ma'am. नहीं। आगे बढ़िए. ठीक है, तो इन्वर्जन ऑफ वर्ब टेक्स प्लेस विद नॉट नो सूनर, ठीक है। नो सूनर का क्या मतलब हुआ कि जैसे अबाउट हम यूज करते थे कब, व्हेन समथिंग इज अबाउट टू बिगिन, मतलब कुछ शुरू होने वाला है या फिर कुछ एंड होने वाला है, तब हम अबाउट लगाते थे। तो सिमिलरली नो सूनर आप तब लगाते हैं व्हेन यू इंस्टेंटली रिएक्ट ऑन समथिंग, ठीक है। आप इंस्टेंट रिएक्शन देते हैं किसी चीज का, मान लीजिए कि इफ यू आर अक्यूज्ड ऑफ समथिंग, ठीक है, मान लीजिए आपके बेस्ट फ्रेंड ने बोला कि यू हैव टेकन माई नोट्स, ठीक है, एंड नॉट रिटर्न, तो ये इंस्टेंटली रिएक्ट कि नहीं मैंने वापस कर दिया था, ठीक है। तो वो जो इंस्टेंट रिएक्शन होता था फॉर समथिंग, फॉर एनीथिंग, ठीक है, कुछ भी चीज के लिए यू आर रिएक्टिंग इंस्टेंटली, तब ये सारे सेंटेंसेस आप नो सूनर के साथ यूज करते हैं। नो सूनर डिड ही सी द डेड बॉडी ऑफ हिज वाइफ देन ही बर्स्ट इनटू टीयर्स, मतलब जैसे ही उसने अपनी वाइफ की डेड बॉडी देखी वो वैसे ही रोने लगा, ओके। like you are showing instant extreme emotion to something, जब आप इंस्टेंट इमोशंस आप पूरा उसको दिखा रहे हैं कोई भी काम करने टाइम, या फिर कोई भी आपने किसी का भी एक्शन हो रहा है
उसका रिएक्शन आप इंस्टेंट दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए ऑक्सिलरी वर्ब पहले आ रहा है, ही उसके बाद में आ रहा है आपका सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पर रीजन बताया जा रहा है एंड उसके एक्शन का रीजन पहले बता दिया जा रहा है कि व्हाई डिड ही बर्स्ट इनटू टीयर, मतलब क्यों रोने लगा, वो रीजन पहले बता दिया जा रहा है, ठीक है। तो बर्स्ट इनटू टीयर इज योर, उसने देखा पहले, ठीक है। सी जो है यहाँ पर मेन वर्ब है, ठीक है। आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, फिर मेन वर्ब है, ओके। सो दिस फॉर्मेट इज अगेन फॉलोड बाय दिस। नो सूनर वाला भी फॉर्म, जो फॉर्म है आपका सेंटेंस का, अगेन यू आर यूजिंग दिस फॉर्मेट, ऑक्सिलरी प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, ओके। एनी डाउट इन दिस? No, ma'am. Okay. So next is your inversion of verb takes place in the sentences. ये सारे जो आपके phrases हैं, under no circumstances, in no way, on no account, on no condition, at no time. जैसे आपने ये phrase बहुत regularly सुना होगा, that at any like I would do this, कोई भी काम अगर आपको किसी भी हालत में करना है तो आप क्या बोलते हो कि यू हैव टू कंप्लीट दिस वर्क एट एनी कॉस्ट, राइट। यही चीज आप बोलते हो कि चाहे कुछ भी हो जाए आपको ये कंप्लीट करना है सेगमेंट, ठीक है, जो भी काम आपको दिया गया है। तो these phrases, all these phrases have similar meaning. That means under no condition, मान लीजिए if you are rejecting something, ठीक है, like you don't want to do something, ठीक है, अगर आपको कोई काम बोला गया है and you don't want to do something, तो आप क्या बोलोगे? Under no circumstances shall I do this, ठीक है, shall I go against the rule, ठीक है। जो भी आप बोलेंगे ये सारे phrases का मतलब यही होता है that under no circumstances और no condition, मतलब आप कुछ भी उसको नहीं दे सकते हैं अपना काम करवाने के लिए, ठीक है। If someone is saying these phrases in the sentence, that means you cannot force them to do something, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए, अंडर नो सर्कमस्टांसेस शाल आई एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, मतलब ये जो प्रपोजल उसके सामने रखा गया है वो किसी भी हालत में वो उसको नहीं करेगा एक्सेप्ट, ठीक है। अंडर नो सर्कमस्टांसेस का मतलब क्या हुआ कि देयर इज नो कंडीशन यू कैन लाइक फोर्स इनटू देम, जो भी ये रिजेक्ट कर रहा है आप उसको कुछ भी ऐसा प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं टू मेक हिम और हर चेंज हिज और हर माइंड, ठीक है। उसका जो माइंड बन चुका है दैट ही और शी इज रिजेक्टिंग दिस प्रपोजल, तो वो आप चेंज नहीं कर सकते, ओके। एनी डाउट इन दिस? इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को? No, ma'am. ओके। सो नेक्स्ट इज योर, हाँ, नेक्स्ट इज योर ओनली के साथ जो सेंटेंसेस यूज होते हैं बिगनिंग में, जैसे यहाँ पर ये फ्रेजेस यूज हो रहा था, नो सूनर यूज हो रहा था, नॉट ओनली यूज हो रहा था। अब ओनली लगाकर आप कैसे सेंटेंसेस बनाएंगे विच रिप्रेजेंट द सेम थिंग, ठीक है। यहाँ भी अच्छा, यहाँ भी देखिएगा आप, शाल आई एक्सेप्ट जो है दिस हैज सेम फॉर्मेट, शाल इज योर ऑक्सिलरी वर्ब, आई इज योर सब्जेक्ट एंड एक्सेप्ट इज योर मेन वर्ब, ओके। दिस सारे जो ये फॉर्मेट है ये सिमिलर में मतलब वे में आपका कन्वे कर रहा है मीनिंग, इन्वर्जन ऑफ योर वर्ब, ठीक है, बिकॉज देयर इज अ वर्ब प्रेजेंट बिफोर योर सब्जेक्ट, ठीक है ना। ओनली वाला कैसे लगेगा? ओनली येस्टरडे डिड ही बाय दैट कार, मतलब कल ही उसने ये कार जो है खरीदी है, ठीक है। दैट मीन्स यू आर टेलिंग द like it is a very new, brand new, ठीक है, and you're stressing that point, ठीक है, आप उस पॉइंट को स्ट्रेस कर रहे हैं that the car is very new and he just yesterday bought this car, ठीक है। तो only yesterday did he bought that car, हो सकता है कि ये इस मीनिंग को भी कन्वे करे कि हो सकता है कि he was waiting for a long time to buy this car and only yesterday did he buy that car, मतलब कल ही उसके पास कुछ ऐसा था जो उसको परमिशन मिला या फिर कल ही उसने सोचा कि आज के आज मुझे लेना ही है, सो दैट इज हाउ ही बॉट द कार, ओके। सो ओनली येस्टरडे जो फ्रेज है इट कैन ईदर मीन दैट ही हैज जस्ट बॉट द कार और इट कैन ईदर मीन दैट ही वाज वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम टू बाय दिस कार एंड ही जस्ट बॉट इट, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे देखिए, डिड आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, ही आपका सब्जेक्ट है एंड बाय आपका मेन वर्ब है,
ओके सॉरी। तो ये जो है ये तीनों चीजें आपके हमेशा इसी फॉर्मेट में रहेंगी। और ओनली यस्टरडे only by taking risk did he save the life of the minister. Now again here only यहाँ पर तब लगा है, that means there was no option, ठीक है, other than risking his life there was no option to save the minister, ठीक है। यहाँ पर only का क्या मतलब होता है कि उसके अलावा कुछ नहीं होता है, तो यहाँ पर only का मीनिंग वही है, but because it is framed in such a way in the sentence, it is stressing the point, ठीक है। यहाँ पर जो point हो रहा है कि उसने अपना लाइफ रिस्क करके मिनिस्टर का लाइफ बचाया है, उस पॉइंट को स्ट्रेस करने के लिए, ठीक है, उस पे जोर डालने के लिए यहाँ पर only by taking लगा दिया गया है फ्रेज। ओके, एनी डाउट इन दिस? Any doubt in this? No, ma'am. Okay, then moving forward, आपका again यहाँ देखिए ये जो phrases हैं, ठीक है, outside the gate, under the table तो I believe everyone has heard this phrase, right? In the valley, ठीक है, etc. ये सारे जो phrases हैं, ये सारे phrases अगर आपको sentences में मिल रहे हैं, that means it also follows the same format. आपका auxiliary verb रहेगा, subject रहेगा, then your main verb रहेगा, ठीक है। In the valley did I see a stranger man, ठीक है, that means did आपका हो गया auxiliary verb, I हो गया subject and see हो गया main verb, okay। On the hill did he find a new revolver, मतलब वहां पर उसको कहाँ मिला रिवॉल्वर? ऑन द हिल, ठीक है। उसने स्ट्रेंजर को कहाँ देखा? इन द वैली, ठीक है। तो यूर प्लेसिंग लाइक यूर गिविंग द प्लेसमेंट फर्स्ट, देन शोइंग व्हाट एग्जैक्टली हैज हैपेंड देयर, ठीक है। प्लेस जो है वो पहले बता रहे हैं, कहाँ पे हुआ वो मतलब क्या हुआ वहां पर वो बाद में बता रहे हैं सेंटेंस में। अगेन इट्स फॉलोइंग द सेम रूल, ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट एंड मेन वर्ब, ठीक है। एनी डाउट इन दिस? दीज आर जस्ट सेम रूल्स, ठीक है। ये आपके इन्वर्जन के सेम हैं, सेंटेंसेस हैं, एग्जाम्पल है, जस्ट आपको ये बता दिया गया है सो दैट अलग अलग डिविजन इसीलिए किया है, सो दैट इफ यू आर हैविंग लाइक इफ यू गेट दिस स्टेटमेंट्स इन एग्जामिनेशन, व्हाट यू कैन डू इज ये फ्रेज देखते ही यू कैन जस्ट थिंक इनटू योर माइंड, इट विल क्लिक इनटू योर माइंड दैट द इन्वर्जन ऑफ वर्ब इज प्लेस्ड इन द सेंटेंस, ठीक है। तो आपको इससे कोई भी क्वेश्चन आ गया या इससे कोई भी रूल आएगा करेक्शन करने के लिए आएगा, सो आपके माइंड में ये हो जाएगा सबसे पहली बात ये फ्रेज देकर कि ये फ्रेज अगर है दैट मीन्स आपका ऑक्सिलरी वर्ब पहले आना चाहिए, फिर सब्जेक्ट आना चाहिए, फिर मेन वर्ब आना चाहिए। नाउ इफ दिस प्लेसमेंट इज नॉट इन दिस ऑर्डर जो अभी मैंने बताया, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब पहले नहीं है या सब्जेक्ट बीच में नहीं है या मेन वर्ब बाद में नहीं है, तो दैट प्लेसमेंट अगर अकॉर्डिंग नहीं है तो आप करेक्शन कैसे करेंगे? एकदम तुरंत पता चल जाएगा कि आपको इस फॉर्मेट पे ही करेक्ट करना है। सो दैट इज व्हाई दीज रूल्स आर रिटन हियर, सो दैट ये सारी चीजें अगर आपको याद रहेंगी इट वुड बी इजियर टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ओके। हालांकि इतने छोटे छोटे स्टेटमेंट्स आते नहीं हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। आई हैव सॉल्व दी सैंपल पेपर, राइट। सैंपल पेपर में आपने देखा था 4 ऑप्शन बने थे एक सेंटेंस के, सो यू नो हाउ लॉन्गर द स्टेटमेंट कैन बी, सो यू हैव टू कीप इट माइंड। अगर आप छोटे सेंटेंसेस सही कर पा रहे हैं, करेक्ट कर पा रहे हैं, उसमें से एरर निकाल पा रहे हैं, दैट मीन्स यू कैन एटलीस्ट बी हाफ श्योर दैट यू कैन गो फॉर द बिगर स्टेटमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट इज योर इन द स्टेटमेंट, जो यहाँ से बिगेन होते हैं, कहाँ से बिगेन होते हैं? हेयर, देयर, अवे, आउट, अप, इंडोर, आउटडोर, इन, डाउन, ठीक है। अगेन यार ये देखिए ये सारे जो वर्ड्स हैं ये आपका प्लेसमेंट बता रहा है, ठीक है, ये आपका प्लेसमेंट बता रहा है। डाउन फेल अ डजन एप्पल, ठीक है, कहाँ गिरे एप्पल? गिर गए, ठीक है, कहाँ गिरे? नीचे गिरे, ठीक है। डाउन फेल अ डजन एप्पल। अवे वेंट राम, चला गया राम, ठीक है, दूर चला गया, फार चला गया, वट एवर यू कैन इंटरप्रेट फ्रॉम द स्मॉल सेंटेंस, बट स्टिल यहाँ पर आपको एक तरह से वेग स्टेटमेंट दे रहा है कि प्लेसमेंट दे रहा है कि कहाँ पर आपका नाउन है, ठीक है। वेगली बता रहा है, पर्टिकुलरली नहीं बता रहा कि कहाँ पर, वेगली बता रहा है कि यहाँ पर आपका
जो सेंटेंस में जिस नाउन की बात की जा रही है वो कहाँ पर है। अच्छा, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू आस्क, मेरा वॉइस बीच में क्रैक तो नहीं करता है ना? बिकॉज इफ देयर सम नेटवर्क इश्यूज तो मैम माय कर वॉइस रहा माइट है। थोड़ा सा क्रैक No, कर रहा है। यस नो, मैम। हाँ तो यू कैन आस्क मी टू रिपीट, ओके? क्योंकि नेटवर्क इश्यूज यस कभी कभी मैम। होते हैं मेरे एंड से या आपके एंड से, तो वॉइस में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो इससे इफ आई एम सेइंग टू फास्ट एंड यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, यू कैन टेल मी टू रिपीट, ओके? ओके, सो यहाँ पर एक नोट है, देखिए इसमें क्या लिखा है। When a pronoun is used as subject, no inversion takes place in such sentence. इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे मैंने कहा कि ये प्लेसमेंट ऑफ नाउन बता रहा है, ठीक है। अगर यहाँ नाउन की जगह प्रोनाउन लगा है तो इन्वर्जन जो है, इन्वर्जन ऑफ वर्ब जो है, दैट विल नॉट टेक प्लेस इन द सेंटेंसेस, ठीक है। अगर यहाँ डजन्स एप्पल की जगह दे होता तो ये इस फॉर्मेट में नहीं लिख सकते थे आप, ठीक है, क्योंकि फेल आपका क्या है, मेन वर्ब है, वेंट आपका मेन वर्ब है, उसके बाद आपका आ रहा है क्या, सब्जेक्ट। तो अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो नाउन नहीं है, प्रोनाउन यूज किया गया है, ही शी इट दे यूज किया गया है, तो आप इस फॉर्मेट में इसको नहीं लिख सकते हैं। इफ यहाँ पर दे लिखा होता, ही लिखा होता, तो ही वेंट अवे, ठीक है, ही पहले आता, वेंट बाद में आता, फिर अवे आता, ठीक है। अगर यहाँ पर दे लिखा होता, डजन एप्पल्स की जगह दे होता, तो दे फेल डाउन, ठीक है, दे फेल डाउन। समझ रहे हैं क्या बोलना चाह रही हूँ यहाँ पर? यस मैम। हाँ, तो अगर प्रोनाउन रहेगा तो ये फॉर्मेट आपका काम नहीं करेगा, हेयर देयर रहेगा तो भी काम नहीं करेगा, बिकॉज इफ यू आर स्टार्टिंग विद दिस, दैट मीन्स यू आर मेंशनिंग हेयर द नाउन, ठीक है। यहाँ पर नाउन मेंशन करना है सेंटेंस में। इफ देयर इज नो नाउन मेंशन्ड हेयर, pronouns are using in you are using pronouns in the sentence, so what will you do? You have to change it in the format of subject plus verb plus object, or subject plus verb plus subject complement, ओके? समझ में आ गया? समझ में आ गया? yes, कैन ma'am. वी मूव Yes, फॉरवर्ड? ma'am. ओके, द नेक्स्ट इज जो आपका सो प्लस एडवर्ब ऑफ मैनर आपका यूज होता है। ये क्या होता है एडवर्ब ऑफ मैनर? So well did he organize the function that everyone started praising him. Now यहाँ पर एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब ऑफ मैनर यूज किया गया है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर एडवर्ब ऑफ मैनर यूज करने का क्या मतलब हुआ कि उसने जो काम किया है, ठीक है, उसने जो काम किया है उस काम को डिस्क्राइब किया गया है अच्छी तरह से, ठीक है। एडवर्ब मतलब क्या होता है? एडवर्ब मतलब क्या होता है? When you are modifying your verb, ठीक है, वर्ब को मॉडिफाई करने वाले वर्ड्स को एडवर्ब करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सो वेल डिड ही ऑर्गेनाइज द फंक्शन दैट एवरीवन स्टार्टेड टू प्रेज, ठीक है। उसने क्या काम किया, जो ही यहाँ पे मेंशन है, उसने क्या काम किया, उसने फंक्शन ऑर्गेनाइज किया, ठीक है। कैसे ऑर्गेनाइज किया? अच्छे से ऑर्गेनाइज किया, सो वेल, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज योर so plus adverb manner, well is your adverb, ठीक है। तो so well did he organize the function that everyone started praising him। यहाँ पे देखिए फॉर्मेट क्या है, did आपका आ रहा है auxiliary verb पहले, then he आ रहा है आपका subject, then organize आ रहा है आपका मेन वर्ब, ओके। तो so well जो है आपका, ये जो फ्रेज अगर यूज होगा, या फिर so प्लस एनी अदर एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है, so good, ठीक है, या so much better, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। कुछ भी जो इसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, उसका जो मेन वर्ब है वो कितना अच्छा है या कितना बुरा है उसको बताने के लिए डिस्क्रिप्शन दे रहा है, ठीक है। तो उसको वो इस फॉर्मेट में रहेगा, ठीक है। सो गुड डिड शी लुक्ड इन द मिरर, ठीक है, या सो वेल फिटेड ड्रेस ही शी वोर, ठीक है। तो जो भी उसमें
डिस्क्रिप्शन दे रहा है आपका वर्ब का, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग द फंक्शन इज योर वर्ब, ठीक है। ऑर्गेनाइज किया उसने फंक्शन, दैट इज योर मेन वर्ब। नाउ इसको डिस्क्राइब कर रहा है वेल, दैट इज योर एडवर्ब। तो सो प्लस एडवर्ब वाला फ्रेज है यहाँ पर। अगेन यहाँ देखिए ऑक्सिलरी वर्ब, मेन सब्जेक्ट एंड मेन वर्ब इज इन योर सेम फॉर्मेट, ठीक है। इसी फॉर्मेट में है सब, ठीक है। कोई डाउट इसमें? कोई डाउट है इसमें? No, ma'am. नो मैम। ओके, देन नेक्स्ट इज जो आपके इस फ्रेजेस से सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं, ठीक है। टू सच अ डिग्री, टू सच एन एक्सटेंट, टू सच अ पॉइंट, टू सच अ लेंथ, ठीक है। नाउ व्हाट दीज, यहाँ पर देखिए ऊपर जो फ्रेजेस थे ये सारे, ठीक है। दीज फ्रेजेस आर यूज्ड इन द सेम सर्कमस्टांसेस, ठीक है। मतलब कि सेम सिचुएशन को रेफर करने के लिए ही ये सारे फ्रेजेस यूज होते हैं, ठीक है। यहाँ पर सारे फ्रेज क्या डिफाइन कर रहे थे कि किसी भी कीमत पे आप वो चीज जो आप करवाना चाह रहे हैं वो नहीं होगा, या फिर वो चीज जो करना चाह रहा है उसको आप अब बदल नहीं सकते उसका डिसीजन, राइट। तो यहाँ पर अंडर नो सर्कमस्टांसेस, इन नो वे, ये सारे फ्रेजेस इसी चीज को दर्शाते थे कि आप उसको सिचुएशन चेंज नहीं कर सकते हैं किसी भी कीमत पे। तो यहाँ वाला जो स्टेटमेंट है, ये सारे फ्रेजेस क्या सिग्निफाई करते हैं? इट सिग्निफाइज दैट ही वुड और शी वुड, जो भी आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, वो सब्जेक्ट किसी भी लेंथ तक जाएगा टू डू समथिंग, ठीक है। टू सच एन एक्सटेंट ही मेड द इन्वेस्टमेंट दैट पीपल स्टार्टेड ट्रस्टिंग हिम। इसका क्या मतलब हुआ कि उसने इतना इन्वेस्टमेंट में अपने आप को झोंक दिया, इतना काम किया उसने कि पीपल स्टार्टेड ट्रस्टिंग हिम, ठीक है। लेट्स से ही हैज मेड सम मिस्टेक, ये उसका पिछला स्टोरी तो हमको नहीं पता है, तो हम इमेजिन कर रहे हैं कि ही माइट हैव मेड समथिंग मिस्टेक, ठीक है। तो पीपल स्टार्टेड डिसट्रस्टिंग हिम, ठीक है। मतलब पीपल मतलब लोगों का उसका भरोसा उठ गया। तो व्हाट ही डिड, ही वर्कड वेरी हार्ड, ठीक है, टू अ वेरी लाइक बहुत ही ज्यादा काम किया उसने, और बहुत ही एक अच्छे स्तर पे अपना काम बनाए रखा, ठीक है। बहुत मेहनत करने के बाद उसने क्या किया, ट्रस्ट को जीता दोबारा से, ठीक है। तो कोई भी एक डिग्री है या एक्सटेंट है, एक लेंथ का क्या मतलब होता है कि आप किसी भी कीमत पे जा रहे हैं, इतना ज्यादा काम कर रहे हैं, इतनी ज्यादा मेहनत आप कर रहे हैं कि समथिंग हैपेंस, जो आप कर रहे हैं उसका फल आपको जरूर मिलता है। तो these phrases, to such a degree, to such an extent, ठीक है, these phrases refer to the same thing, that you are doing something to an extreme end, ठीक है। आप एक काम कर रहे हैं और करते ही जा रहे हैं until you get the results, ठीक है। लेट्स से इफ आई हैव अ बैड मैनर, ठीक है, कोई भी एक बैड मैनर है मुझे और मुझे छोड़ना है, व्हाट विल आई डू? आई विल ट्राई टू चेंज माय हैबिट, ठीक है। मैं हैबिट चेंज करने की कोशिश करूंगी, उसके लिए, बैड हैबिट के लिए चेंज करने के लिए। तो वो चेंज करने के लिए मैं किस हद तक जाऊंगी, ठीक है, मैं कितना काम करूंगी, मैं कितना इन्वेस्टमेंट करूंगी अपना टाइम को उस बुरी आदत को बदलने के लिए। दैट एक्सटेंट, दैट जो उस का एक्सट्रीम कंडीशन है जहां तक मैं जाने के लिए तैयार हूँ, दैट इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम, दैट इन्वेस्टमेंट ऑफ योर सेल्फ इज रेफर टू इन सच सिचुएशन, ठीक है। समझ में आ रहा है मैं जो बोल रही हूँ? यस मैम। ओके, नाउ यहाँ पर वर्ब प्लेसमेंट और सब्जेक्ट प्लेसमेंट देख लेते हैं। टू सच एन एक्सटेंट ही मेड द इन्वेस्टमेंट दैट मेनी पीपल स्टार्टेड ट्रस्टिंग हिम, ठीक है। तो यहाँ पर टू सच एन एक्सटेंट जो है आपका, ये आपका सब्जेक्ट है, मेड है द इन्वेस्टमेंट दैट पीपल स्टार्टेड ट्रस्टिंग हिम। अब यहाँ देखिए जो सब्जेक्ट का प्लेसमेंट है, टू सच एन एक्सटेंट जो है, सच एन एक्सटेंट जो यहाँ पर रेफर हो रहा है, उसके बाद सब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है। उसने क्या काम किया, ही मेड एन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। देन पीपल स्टार्टेड ट्रस्टिंग हिम, ठीक है। तो यहाँ पर प्लेसमेंट आपको समझ में आया, सब्जेक्ट है देन योर वर्ब है, ठीक है। ये आपका मेन वर्ब पहले आना चाहिए था। अच्छा, आई लुक इनटू दिस मोर एग्जांपल सो दैट इट विल बी इजियर टू अंडरस्टैंड, ठीक है। यहाँ पर मुझे एक ही एग्जांपल मिला था, बट मैं और देख लूंगी आपके लिए। इसमें कोई डाउट तो नहीं है कि ये सारे फ्रेजेस कहाँ यूज होते हैं, ठीक है।
इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ये फ्रेजेस का मतलब आप समझ गए कब यूज होता है, वो समझ में आया कि नहीं आया? यस मैम, आ गया। हाँ ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल मैं और दूंगी आपको, सो दैट इट विल बी इजियर टू अंडरस्टैंड द प्लेसमेंट ऑफ वर्ब एंड योर सब्जेक्ट। नेक्स्ट इज योर मोस्ट कॉमन यूज कहाँ पर होता है आपका? ऑक्सिलरी वर्ब बी यूज होता है, ठीक है। प्रोग्रेसिव एंड पैसिव फॉर्म, प्रोग्रेसिव एंड पैसिव फॉर्म मतलब कुछ हो रहा है या हो चुका है, ठीक है। हैव, ठीक है, फॉर परफेक्ट फॉर्म, ठीक है, जैसे पास्ट परफेक्ट या प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट ये जो फॉर्म होते हैं उसके लिए हैव होता है, और डू होता है आपका अदर फॉर्म्स के लिए, ठीक है। वर दे रेडी व्हेन यू अराइव्ड, ठीक है। वर आपका क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है। दे आपका क्या है? सब्जेक्ट है। एंड रेडी इज योर मेन वर्ब, ठीक है। मतलब इसका सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि क्या वो तैयार थे जब आप पहुंच गए थे, ठीक है। अराइव मतलब वो पहुंचा, ठीक है। व्हेन यू अराइव्ड, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बी वाला जो फॉर्मेट था, ठीक है, उसमें इज एम आर वॉज वर था, तो ये वर लग गया, ठीक है। ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका मेन वर्ब हो गया, ठीक है। वेयर वॉज इट मेड, वॉज लग गया, इट आपका हो गया सब्जेक्ट, मेड हो गया आपका मेन वर्ब, ठीक है। तो यू आर फॉर्मिंग क्वेश्चंस, ठीक है, आप क्वेश्चन फॉर्म कर रहे हैं इन्वर्जन यूज करके, इन्वर्जन ऑफ वर्ब यूज करके आप क्वेश्चन फॉर्म कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। कैसे कर रहे हैं? डू ऑक्सिलरी टू डू वाला जो फॉर्म था, ठीक है, इज एम आर वॉज वर, ये सारे फॉर्मेट यूज करके आप स्टार्ट करेंगे। देन उसके बाद या फिर अगर आपका परफेक्ट फॉर्म रहेगा, प्रेजेंट सॉरी पास्ट परफेक्ट हो गया या फ्यूचर परफेक्ट वाला फॉर्म हो गया, तब आप क्या करेंगे? हैव लगाएंगे, ठीक है। बाकी अदर फॉर्म्स के लिए आप डू लगाएंगे, ठीक है। डिड दे वेंट टू द जू, डिड दे वेंट टू, नहीं, डिड दे विजिटेड द जू और नॉट, ठीक है। या फिर डू यू वांट टू गो और नॉट, ठीक है। या फिर डज इट कम हैंडी और नॉट, ठीक है। मतलब डू, डज और डिड वाले जो फॉर्मेट है उनसे भी आप क्वेश्चन बनाते हैं,